मैं हूं नीलेश और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का एग्जाम गुरुजी के चैनल में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स दिन गुरुवार तारीख 22 दिसंबर पे, जहां पर हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वो प्रमुख खबरें जो हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और व्यापम के जो होने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी के प्री और मेंस के 2022 के एग्जाम को टारगेट को लेकर के चल रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी में अपडेटेड नोट्स उपलब्ध हैं, जो कि पूरी तरह से जिनमें एररलेस हैं। इनमें जो भी त्रुटियां थी उनको सुधार दिया गया है और इसके साथ आपको मिल रही है 1295 की टेस्ट सीरीज, जो कि मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं, और साथ में जो टेस्ट सीरीज मिल रही है ये भी मुख्य परीक्षा की ही टेस्ट सीरीज है। और यदि आप एमपीपीएससी प्री के नोट्स परचेज करते हैं तो आपको मिलता है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसके जो कि 895 की है और आपको 1299 के नोट्स के साथ मिल रही है। इस टेस्ट सीरीज का आप पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको छोटे छोटे फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, जिसमें आपकी प्री प्लस मेंस की तैयारी बिल्कुल साथ में होती है। वहीं पे जो मेंस के साथ नोट्स की टेस्ट सीरीज मिल रही है उसमें आपकी कॉपी चेक करी जाती है। इसमें आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने का एक अवसर मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए जो नंबर है इनमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या डायरेक्ट एग्जाम गुरुजी के जो ऐप है उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सुबह की। हम सुबह के विचारों के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफल होने के लिए सपने देखते हैं, यानी सपने देखते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन सपनों को पूरा करने के लिए जागते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। तो सपने उनके पूरे होते हैं जो लगातार परिश्रम करते रहते हैं। उनकी परिस्थितियां क्या है इसके बारे में ध्यान नहीं देते, समय कैसा चल रहा है उसके बारे में ध्यान नहीं देते, अपनी कमियों को पूरा करते हैं और कहते हैं ना कि कलम घिस डालते हैं। वो एक दिन जो सपने देखते हैं उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो मेहनत करते रहिए, जागते रहिए और कठिन मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को पाते रहिए। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की हम पिछले दिनों के रिवीजन के साथ। सुशासन सप्ताह जो 2022 मनाया जा रहा है, प्रशासन गांव की ओर, ये नाम आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये अभियान भारत सरकार के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत विभाग के द्वारा। हमने आपसे कहा था कि आप एडीपीओ का जो एग्जाम हुआ है इसमें 50 प्रश्न जो आपके एमपीजीके के आए हैं प्लस करंट अफेयर्स के हैं, एक बार आप इनको जरूर देख लेंगे। आप ये मत सोचिए कि ये एडीपीओ का एग्जाम है तो हमारे काम का नहीं है। इसमें एमपीजीके के प्रश्न आए हैं, आपको केवल पेपर फर्स्ट देखना है, ना कि इसका पेपर सेकंड देखना है। एक बार आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो करंट अफेयर के प्रश्न प्लस एमपी के प्रश्न आ रहे हैं उनका फॉर्मेट बहुत बदल चुका है और काफी डीप में जाकर के योजनाओं के बारे में प्रश्न आ रहे हैं। तो अभियान है या कोई भी चीज है तो उसके जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं वो हमें याद रखनी। जैसे ये सुशासन सप्ताह है, कब से कब मनाया गया, किस विभाग के द्वारा ये अभियान किस लिए चलाया गया, इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो बढ़ते प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। अभी राज्य है जिसके रक्त से करबो खुबानी, इसको जीआई टैग मिला है और ये वहां का पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है, वो है लद्दाख। इस पर एक पेंशन प्रणाली पहल है, ठीक है, और ये चलाई जा रही है किसके विभाग के द्वारा? रक्षा लेखा विभाग के द्वारा। 2023 में जो हॉकी विश्व कप होने वाला है ये उड़ीसा के 2 स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। डिटेल हमने वहां पे आपको काफी सारी बताई थी। फुटबॉल क्लब विश्व कप की जो मेजबानी करेगा 2023 में ये मोरक्को करेगा। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात करें तो जो जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप है इसमें मध्य प्रदेश की रोइंग टीम की किस स्थान पर रही है? तो दूसरे स्थान पर रही है। राज्य स्तरीय जो वीर बाल दिवस सप्ताह मनाया जाएगा ये 19 से 24 दिसंबर तक मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाता है, किसकी शहादत के अवसर पर मनाया जाता है, तो ये मनाया और किसके बलिदान के लिए मनाया जाता है ये हमने आपको वहां पे डिटेल में बताया था। मध्य प्रदेश का जिले का एक नवाचार है अमृत पुष्पक। ये क्या है? कटनी का है नवाचार और काफी इस समय खबरों पे बना हुआ है। क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के किस विभाग को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो ये मिला है एमएसएमई विभाग को। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के वर्तमान में यदि बात करी जाए अध्यक्ष कौन है? तो श्री रमेश मेंदोला है। करंट अफेयर की शुरुआत राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों के साथ। आज थोड़ा सा जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें हैं आपको लंबी पड़ सकती हैं, लेकिन वो ऐसी खबरें हैं जहां से प्रश्न काफी बनने की संभावनाएं रहती हैं। थोड़ा सा जो मेन मेन बातें हैं वहां पे हम उनको देखेंगे। तो अभी सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है पुडुचेरी। डिटेल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी क्या है, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार
परिषद है। ये जो सूची है, सूचकांक जारी किया गया है प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, जिसे हम PMEAC कहते हैं, उसके द्वारा जारी किया गया है। ये प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति अनिवार्य संस्थान द्वारा तैयार किया गया था और इसमें राज्य, फिर इसके बाद जिला स्तर पे सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया है। अलग अलग इसके घटक है, लगभग 12 घटक है। राज्य स्तर पे अलग अलग संकेतक है, उसके हिसाब से उनको पॉइंट दिए गए हैं। जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर पूरे का पूरा एक बहुत डिटेल में सूचकांक है। इसमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, किस स्तर पर है, इसके बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, जहां पे पूरी डिटेल्स आपके साथ राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की पूरी कंपैरिजन के साथ वो वीडियो आपका रहेगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो मोटी बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो सामाजिक सूचकांक, इसमें जो प्रगति के 3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें चुने गए। पहली बात, बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं क्या होती हैं, उनके बारे में देखा गया कि किस राज्य ने कितना काम किया है। वहीं कल्याण कितने कार्य किए हैं। वहीं अवसरों को जो 12 घटक है उसमें बांटा गया, फिर उसके हिसाब से आकलन किया गया। तो राज्य स्तर पर 89 संकेतक थे, वहीं जिला स्तर पर 49 संकेतक शामिल किए गए थे। अब जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट के लिए क्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये पोस्ट चिकित्सा का जो देखभाल है, हमारे जो हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए पोषण का स्तर अच्छा होना चाहिए। एक हॉस्पिटल में क्या क्या आवश्यकताएं हैं तो वो भी होनी चाहिए। हमने आपको कई बार करंट अफेयर में बताया है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे यहाँ अस्पताल है उनके लिए सरकार एक अलग योजना चला रही है, जिसमें सारी चीजें बदल रही है। वहीं पे जल की बात करी जाए तो जल के लिए भी अलग योजना चल रही है। स्वच्छता के मध्य प्रदेश वैसे भी अच्छा काम कर रहा है, तो जल और स्वच्छता का स्तर क्या है। व्यक्तिगत सुरक्षा जो सबसे प्रमुख बात आती है, वो आती है किसकी, सुरक्षा की। और आश्रय के संदर्भ में राज्यों और जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। वहीं फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, जो बुनियादी ज्ञान तक पहुंच, सूचना और संचार तक पहुंच, स्वास्थ्य कल्याण, पर्यावरण गुणवत्ता, इन सारी चीजों का इसने मूल्यांकन किया है। साथ में अवसर, व्यक्तिगत अधिकारों का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी है, समावेशिता कितनी है, शिक्षा का स्तर कैसा है, कितनी पहुंच है शिक्षा की। और फिर इस SPI के आधार पर ये पूरी की पूरी 6 स्तर पर रैंक जारी करी गई है। तो रैंक में बात करी जाए तो जो शीर्ष राज्य वाले, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे हमारे प्रदेश हो, तो उसमें यदि सबसे टॉप पर रहा है तो पुडुचेरी रहा है, लक्षद्वीप रहा है, गोवा रहा है, सिक्किम रहा, मिजोरम है। ज्यादातर इसमें जो आपको बड़े राज्य हैं वो नहीं मिलेंगे, छोटे राज्य मिलेंगे जो कॉमन लिस्ट जारी हुई। तो पहले नंबर पे जो रहा है वो पुडुचेरी रहा है। वहीं यदि नीचे स्तर पे बात करी जाए तो झारखंड का जो स्कोर है सबसे कम रहा है। 36 राज्यों को इसमें सम्मिलित किया गया था, तो झारखंड इसमें सबसे नीचे आया था, जिसका जो SPI स्कोर है 49.35 था। फिर उसके ऊपर जो 35 पोजीशन पे है वो बिहार है, उसको रखा गया है। SPI स्कोर के साथ जो उत्तर प्रदेश है वो 31 पोजीशन पे था। तो मध्य प्रदेश की भी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश इसमें उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक अंक क्या कहते हैं ऊपर था। तो वो किस नंबर पे है, 33 पोजीशन पे है मध्य प्रदेश। इसका SPI स्कोर 48.11 है मध्य प्रदेश के। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक दो अंक ही नीचे हैं, हमसे जस्ट ऊपर उड़ीसा है। फिर इसके बाद आपको बिहार और झारखंड ये मिलेंगे। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले यदि जिलों की बात करी जाए तो मिजोरम का आइजोल जो अच्छा प्रदर्शन किया, हिमाचल का सोलन, शिमला हिमाचल प्रदेश का, ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस रैंक में ऊपर की तरफ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2, हाल में यूनेस्को द्वारा भारत के जो 3 नए सांस्कृतिक स्थल हैं इनको विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अब आपको एक बताना है कि इस सूची को, इन तीनों को सूचियों में सम्मिलित करने के बाद वर्तमान में बात करी जाए तो अस्थायी सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। ठीक है, यूनेस्को में जो वर्तमान में आज के स्टेटस में बात करी जाए तो उनकी जो संख्या है वो 52 है। वो 3 कौन कौन से स्थल है जो सम्मिलित किए गए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ के भारत के जो संस्कृति मंत्रालय है उसने कुछ सूचियां भेजी थी। पहली शुरुआत जो होती है ये इसकी अस्थायी सूची में होती है, फिर इसके बाद उसे स्थायी सूची में सम्मिलित किया जाता है। जो 3 नए सांस्कृतिक स्थल सम्मिलित किए गए हैं इसमें एक तो आपका मेडोरा का ऐतिहासिक जो सूर्य मंदिर है वो, गुजरात का जो शहर है वडनगर वो, और त्रिपुरा का एक ऊनाकोटी है जो चट्टान को काटकर वहां मूर्तियां सम्मिलित की गई हैं वो। 3 स्थलों को सूचियों में सम्मिलित किया गया, जिसके बाद जो भारत है उसकी स्थलों की संख्या जो हो गई वर्तमान में अस्थायी सूची में वो हो गई है 52। बात करें वडनगर की तो इसको क्यों सम्मिलित किया गया है। एक तो इसको पहले चमत्कारपुर, फिर आनंदपुर, फिर स्नेहपुर, फिर विमलपुर के नाम से भी जाना जाता था। ये वर्तमान में जो वडनगर है
ये गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। और इसका जो उल्लेख मिलता है, यदि बात करी जाए तो जो चीनी यात्री ह्वेन त्सांग आया था 7वीं शताब्दी में, उसके जो लेख हैं या उसकी जो किताबें हैं उस पे भी इसका मिलता है। अब चूंकि ह्यू त्सांग आ गया है तो इसकी वजह से क्या वो बौद्ध स्थल के रूप में भी उसकी एक पहचान हो जाती है। और यहाँ पर जो 12वीं शताब्दी के जो सोलंकी युग था, ठीक है, तो उनकी भी एक जोड़ी यहाँ पे 40 फुट लंबा और युद्ध जीत का जश्न मनाने के लाल और पीले के पत्थर निर्मित किया गया है। इन सब चीजों के लिए फेमस है। ये बड़नगर की यदि बात करी जाए, वहीं पर यदि हम लोग चले सूर्य मंदिर, ये अपने आप में इसलिए फेमस है कि जो सूर्य की जो पहली किरण है वो इसका जो स्ट्रक्चर या वास्तु इस प्रकार से निर्माण किया गया है कि जो सूर्य की पहली किरण होती है वो इस मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचती है, और जब तक सूर्य उदयमान रहता है तब तक यहाँ पर रोशनी रहती है। इसीलिए पर्वत सूर्य मंदिर की ये जो मंदिर है ये सूर्य स्मारक के लिए जाना जाता, मंदिर के लिए जाना जाता है। ये बात करी जाए तो ये मेडोरा में पुष्पावती नदी है उसके तट पे स्थित है। इसका जो निर्माण किया था भीम प्रथम ने किया था। ये चालुक्य वंश से संबंधित थे और 1026 से 1027 के आसपास इसका निर्माण किया गया था। और इसे गुजरात का खजुराहो भी किया कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर खजुराहो इसलिए कहा जाता है। खजुराहो की जो एक विशेषता है, प्रमुख विशेषता वो ये है कि उसमें आप जब जाएंगे तो वहाँ पर जो कला है, जो शिल्प है कला का वहाँ पर दर्शन किया गया है, वो एक शिलाओं पर पत्थरों पर उकेर कर किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत कठिन काम होता है। इस वजह से इसी नक्काशी के कारण, खजुराहो जैसी शिल्प कलाओं के कारण इसे गुजरात का खजुराहो भी कहा जाता है। मेडोरा लेक में इसका पुराणों में भी प्रमाण मिलता है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, यहाँ सभी जगहों पे प्राचीन काल में मेडोरा के आसपास जो पूरा क्षेत्र था ये धर्मरने के नाम से जाना जाता था। और अभी हाल ही में मेडोरा गांव जो दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव हुआ है। इसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के आसपास पे वहां पे जब कार्यक्रम था तब इसको घोषित किया गया था। तीसरा स्थल जो सम्मिलित किया गया है ये रॉक कट मूर्तियां ऊनाकोटी को सम्मिलित किया गया। ऊनाकोटी जो है वर्तमान में भारत का जो हमारे त्रिपुरा राज्य है उसके ऊनाकोटी जिले में है। और कैलाश शहर उपखंड से एक पुरातात्विक हिंदू तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पे ज्यादातर मूर्तियां जो है हिंदू जो धर्म है उसको समर्पित है, तो भगवान शिव को भी समर्पित मूर्तियां हैं। और इनका जो निर्माण काल रहा है वो 7वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास पाल वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर 99,99,999 पत्थर पर मूर्तियां या नक्काशी की गई। यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि पूरी पूरी पत्थरों पर नक्काशी की गई है। और इस वजह से क्या है, ये अपने आप में एक रहस्यमय आकर्षण है। जो अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है उसकी तरह इसकी शैली आपको दिखेगी। और क्योंकि ये उसके उत्तर पूर्व में भी है इसलिए उसे उत्तर पूर्व का क्या कहा जाता है, अंकोर वाट कहा जाता है। क्योंकि अंकोर वाट में भी आपको जो ज्यादातर शैली मिलेगी वहां भी शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, तो उनमें उनमें भी क्या है, पत्थरों पर पूरा क्या कहते हैं शिलालेख पर नक्काशी की गई है। और स्थानीय कोक बोरो भाषा में, जो वहाँ की भाषा है त्रिपुरा की, इसमें ऊनाकोटी को सुमरे खुंग भी कहा जाता है। बात करें यदि भारत की यूनेस्को में जो विरासत स्थल जो हमारी सूची है उसमें भारत के 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित संपत्ति हमारी वहां पर सम्मिलित है। आखिरी जो विश्व धरोहर स्थल में हमारा सम्मिलित हुआ है वो है 2021 में धौलावीरा, जो कि गुजरात में सिंधु घाटी स्थल है। आपने पढ़ा हुआ है उसको इतिहास में। इसके साथ पामलेट वारंगल तेलंगाना में जो रुद्रेश्वर मंदिर है जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, ये 40वें और 39वें स्थल पर है। यूनेस्को की जो सूची में सबसे पहली बार सम्मिलित किया गया था वो अजंता की एलोरा की गुफाएं थी। फिर आगरा का ताजमहल किला था जो कि इस पे सम्मिलित किया गया था। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा, कला, विज्ञान या जो संस्कृत में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति में सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो 195 हैं, राज्य हैं, 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं, फिर बाकी की संस्थाएं हैं। यूनेस्को के जो कार्यक्रम 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो एजेंडा है 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान है। यूनेस्को अपने आप में जो विश्व विरासत मिशन के लिए जाना जाता है, जो देशों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। भारत सरकार ने 2022-23 तक देश में कितने लाख टन पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? पोषक अनाज हो या आपके मोटे अनाज हो, ये आपको बाजरे का जो इस वर्ष घोषित किया गया है, इससे जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, सरकार के लक्ष्य हैं,
इनके जो 2 से 4-5 फैक्ट्स हैं, आप इनको बिल्कुल कंठस्थ करके रख लीजिए। एडीपीओ के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। अभी अभी हाल ही में संडे को एग्जाम हुआ, वहां पर आपको इसका डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 205 लाख टन का रखा गया। ये अभी इसकी जो घोषणा करी है, जो इसकी जानकारी दी है, अभी हमारे यहाँ की संसद चल रही है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहां पर जो इसकी मंत्री है, उन्होंने इसके बारे में बताया है कि 2022-23 तक देश में 205 लाख टन जो पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यदि बात करी जाए पोषक अनाज में, जो मोटे अनाज में सम्मिलित लक्ष्य कौन, मतलब जो सम्मिलित अनाज है वो कौन से हैं? ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, रागी है, कोदो कुटकी है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी कोदो कुटकी के लिए काफी योजनाएं चल रही हैं, सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है, अलग अलग प्रकार से उसके जो बिस्किट्स हैं या कुकीज हैं ये सब बना करके लेके आ रही है, लोगों को आकर्षित कर रही है। साथ में बाजरा के अलग अलग प्रकार इसमें सम्मिलित है। भारत ने पोषण सुरक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए 2018 में बाजरा के लिए राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था और भारत को एक बड़ी सफलता मिली। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है और भारत सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसके तहत एक उपयोजना चलाई है जिसमें पोषक अनाज को शुरू किया गया है। इसमें पहले गेहूं चावल मिलता था, लेकिन अब पोषक अनाजों को भी दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य ये है कि जो मोटे अनाज है, हमारे जो पोषक अनाज है, इनके उत्पादन में वृद्धि करना। देखिए, अब जब से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं चावल को सम्मिलित किया गया, तो हमारे यहाँ गेहूं और चावल का उत्पादन काफी तेज से बढ़ा। ज्यादातर किसान किसकी तरफ आकर्षित हुए हैं? गेहूं और चावल, क्योंकि उसकी खरीदी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको अलग अलग जगह के लिए रखा भी जाता है। और हमारे यहाँ जो मिड डे मील प्रोग्राम है, बाकी के प्रोग्राम्स चलते हैं, खाद्य सुरक्षा मिशन चलता है, उसमें लोगों को दिया भी जाता है। तो अब क्या है किसानों को, क्योंकि आप देख रहे हैं मोटे अनाज ज्यादा कॉस्टली हो गए, जबकि हमारा उत्पादन पहले मोटे अनाज का ज्यादा होता था। तो अब इसको सम्मिलित करने के बाद आपको एक बदलाव दिखेगा कृषि के उसमें, आप फॉर्मेट में, कि धीरे धीरे हमारे यहाँ जो मोटे अनाज है उनकी खेती को क्या मिलेगा? बढ़ावा भी मिलेगा। तो बात करी जाए तो भारत में राजस्थान जो सबसे बड़ा उत्पादक है मोटे अनाजों का, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक आता है। और जो हमारे यहाँ का खाद्य और कृषि संगठन है, उसके अनुसार यदि बात करी जाए तो भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद नाइजर आता है, फिर चाइना आता है। और 2023 में बाजरा को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। संसद में भी अभी इसके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कर रही है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 में। COP15 ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को क्या किया है? अपनाया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GBF कहा जाता है। 2030 के लिए इसमें जब भी ये अपनाए जाते हैं तो इसके साथ एक लक्ष्य तय किया जाता है जब ग्लोबल इन्वायरमेंट की बात आती है। तो अब इसमें कितने गोल्स और कितने टारगेट तय किए गए? तो इसमें जो गोल्स तय किए गए हैं वो 4 किए गए हैं, टारगेट्स 23 है। ये आने वाली अगली मीटिंग तक आपको इससे जुड़े हुए प्रश्न पर्यावरण के सेक्शन पे मिलने वाले हैं। आपसे यदि बात करी जाएगी कि जो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था, यानी COP15 हुआ था, इसकी अध्यक्षता किस देश ने करी थी? तो हमेशा ध्यान रखना है, इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो चीन के द्वारा की गई थी। आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये आयोजित कनाडा में हुआ था। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में COP15 भी कहते हैं। यहाँ पर एक फ्रेमवर्क अपनाया गया है, उसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसको शॉर्ट फॉर्म में GBF कहा जाता है। आपसे यदि GBF का फुल फॉर्म पूछ ले तो इसे याद रखना है कि इसे क्या कहा जाता है। साथ ही में इसमें जो टारगेट्स अपनाए गए हैं वो कितने हैं? वो 23 हैं। गोल्स कितने हैं? 4 हैं। आपसे प्रश्न पूछ ले कब तक के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना, 2030 के टारगेट तय किए गए। तो जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है, यानी GBF है, इसमें क्या है, 190 से लगभग ऊपर देश है जिन्होंने जैव विविधता पे जो नुकसान हो रहा है, जो प्रकृति का क्या कहते हैं हाल बेहाल हो रहा है, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, उसके उपाय क्या होने चाहिए, उसके लिए पैकेज क्या होने चाहिए, इस पर सहमति व्यक्त करी है और इसको सभी देशों ने मिलकर के अपनाया है। अब इसके लिए सभी ने क्या किया है, पूरे पूरे एक बोलते हैं ना कि अगले फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हम अपनी जैव विविधता को बचा सकते हैं, परिस्थिति तंत्र को जो है उसको सुधार सकते हैं, उसके लिए पूरा एक रोड मैप बनाया गया है। सभी देशों ने जब इसको अपना लिया तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अब सहयोग करेंगे, सरकारें उस पर कार्य करेंगी, लोगों को प्रेरित करेंगी। तो अब ये जो 4 गोल्स हैं 2030 तक हासिल किया जाना है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो अभी COP15 हुई थी उसमें किस वर्ष तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो 2030 का वर्ष हमें याद रखना है।
तो 4 वैश्विक जो गोल है वो कौन कौन से हैं? तो जो गोल फर्स्ट रखा गया है 2050 तक, जो प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है इसके क्षेत्र में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। और सभी जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं इनकी कनेक्टिविटी, इन पे लचीलापन बनाए रखना है या उसको बढ़ा करके उसको बहाल भी करना है, यानी उसकी सुरक्षा करनी है हमें। साथ में ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनको क्या करना है, उनको हमें बचाना है। और उनकी क्या करना है, उनकी जो जोखिम है उनके लिए नहीं, जो खनन हो रहा है या वहां पे निर्माण कार्य हो रहे हैं, वनों का हाश हो रहा है, वन खत्म किए जा रहे हैं, इन सब चीजों के माध्यम से 2050 तक, यानी उस जीव के खत्म होने के जो कारण है उनको हमें दूर करना है और उस जीव को, विलुप्त होती प्रजाति को हमें बचाना है। बात करी जाए गोल 2 की, 2050 तक वर्तमान और भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां हैं, यानी हम हैं, हमारे बाद वाली जो जनरेशन है, उसको जैव विविधता के निरंतर उपयोग और उसके प्रबंधन के लिए कार्य करना है। इसमें लोगों को क्या करना है, मोटिवेट करना है। भारत सरकार ने वैसे भी लाइफ नाम का एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, अपने भारत सरकार ने, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। उसमें आप मैं जो करंट अफेयर आपने डिटेल्स में पढ़ी थी तो आपकी ध्यान हो, तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें जो यूथ है उसको क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है। लाइफ प्रोग्राम ही इसी के लिए, यानी जीवन से जुड़ा हुआ है, और विश्व ने भी उसको क्या किया, अपनाया है, काफी उसकी सराहना करी। और वैसे भी हम लोग नेचुरली, जो भारत है वो प्रकृति प्रेमी रहा है, हमारे यहाँ पूजा होती है प्रकृति की। बात करी जाए गोल 3 की, तो अनुवांशिक संसाधन के जो मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभ है, कि अनुवांशिक संसाधनों पर जो डिजिटल अनुक्रम की जानकारी है, उससे जुड़े हुए जो पारंपरिक ज्ञान है, स्वदेशी या वहाँ पे स्थानीय जो समुदाय रहता है उसके साथ क्या करना है, समान रूप से साझा करना है लोगों के साथ। बिल्कुल वही लाइफ वाले प्रोग्राम की तरह चल रहा है। देख रहे हैं आप, सरकार एक्टिव है, गोल नंबर 3 पे भी एक्टिव मिल रही है आपको। कि जैसे हमारे यहाँ जो कई अभियान चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही जो जड़ी बूटियां होती हैं, देवारण्य योजना चल रही है। जनजातियों के साथ अभी हमारे यहाँ पेसा एक्ट लागू किया गया, उनसे समझा जाएगा, तो ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। विश्व समुदाय जो नियम तय करता है उसके अनुसार सरकारें कार्य करती हैं। क्षमता निर्माण, तकनीकी, वैज्ञानिक सहयोग, इन सब चीजों को लेकर के, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, सुरक्षित करना है। विकासशील जो देश है, डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको भी, उनके भी यहाँ पे हितों को सुरक्षित रखा गया। इसमें भारत को कई फायदा हुआ, क्योंकि भारत क्या है, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मोटी मोटी बात बता दी, क्योंकि भारत पहले इसका विरोध कर रहा था। उसका एक रीजन ये भी है, क्योंकि इसमें कुछ कानून या कुछ नियम ऐसे बनाए जा रहे थे, मांगे रखी जा रही थी, जिसमें जो विकसित देश है उनको तो जितना अपना कार्बन बढ़ाना था उनने बढ़ा लिया, उनने उसका यूटिलाइज कर लिया, लेकिन इसका दबाव बहुत बड़ा एक भारत पे पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे यहाँ क्या, ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम डेवलप कर रहे हैं तो हमारे यहाँ निर्माण कार्य भी काफी तेजी से हो रहा है। तो और लेकिन जो डेवलप हो चुके हैं, जिनके पास इफरात पैसा था, उन्हें पहले अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर ली, तो वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब हमें भी पहले डेवलप होने का अधिकार है, लेकिन हमें प्रकृति को बचाते हुए करना है। तो उसी के लिए भारत को कुछ चीजों में विरोध कर रहा था, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में कई चीजों में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, विशेषकर उर्वरक में प्रोवाइड की जाती है, और उर्वरक के जो उपयोग है उसको कम करना एक लक्ष्य दिया गया है। बात करें वैश्विक लक्ष्य की, तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज और सेवाओं के लिए विशेष महत्व वाले क्षेत्र पे दुनिया के कम से कम 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, तटीय क्षेत्र, महासागर, ये जो क्षेत्र है, इसमें लगभग 70% भूमि और 7% महासागर संरक्षित है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस स्टील कंपनी द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है कल्याणी ग्रुप के द्वारा। अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा ही COP15 को, ठीक आप देख रहे हैं, हम लोग वहीं पहुंच गए। अभी हमारे यहाँ के जो इस्पात मंत्री है, साथ साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो हमारे यहाँ के राज्यसभा सदस्य भी हैं, इन्होंने नई दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड, भारत का ये पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है, स्टील की बात हो रही है यहाँ पे, ये ब्रांड है कल्याणी फेरिस्टा, इसका शुभारंभ किया है। ग्रीन स्टील ब्रांड का मतलब ये है कि स्टील को बनाने के लिए जो अभी हमारे यहाँ ऑयल का यूज किया जाता है, कोयले का यूज किया जाता है, इनको अब धीरे धीरे कम किया जाएगा, क्योंकि भारत को क्या है, स्टील को गर्म करने के लिए, उसको पकाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है जब बनाया जाता है। तो अब इसकी जगह पे क्या करेगी ये कंपनी, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के माध्यम से इसका निर्माण करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। और भारत वैसे भी स्टील में उत्पादन में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अब इसी के लिए क्या किया गया यहाँ पे, कि हम जितना ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे,
ठीक है। तो उसका जैसे हाइड्रोकार्बन का हम उपयोग करेंगे इस्पात को बनाने के लिए। तो इस और साथ में क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक स्टील होते हैं इनके निर्माण के लिए, एलॉयज निर्माण होते हैं इनके लिए हम लोग सब जगह पे क्या करेंगे, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसका जब हम उपयोग करेंगे तो उसका फायदा ये होगा, एक तो हमारे यहाँ क्या होगा कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कम होगा, कार्बन उत्सर्जन होगा नहीं, साथ साथ हमारे जो ऑयल की निर्भरता है वो भी धीरे धीरे कम होगी। तो हमारा जो पैसा एक ऑयल सेक्शन में जा रहा है, सबसे ज्यादा हम लोग जो ऑयल परचेज कर रहे हैं उसमें भी हमारी बचत होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रीन स्टील विनिर्माण को जारी रखने के भारत इस क्षेत्र में अग्रणी होगा। कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का लक्ष्य भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है। अब भारत ग्रीन स्टील के विनिर्माण के लिए कई देशों के लिए क्या बनेगा, प्रेरणा स्रोत बनेगा। साथ में वर्तमान में बात करी जाए तो स्टील उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और स्टील इंडस्ट्री में डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पहले से ही स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण 2000 नीति लागू कर रखी है। और इस नीति के द्वारा क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का सरकार का जो लक्ष्य है उसको लागू किया है। और भारत वर्ष 2030-31 तक उच्च श्रेणी के ऑटोमेटिव स्टील, इलेक्ट्रिक स्टील और इसके उपयोग के एलॉय के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर होने का भारत ने 2030-31 तक का लक्ष्य रखा है। बात करी जाए हमारे यहाँ इस्पात की खपत की तो 61 किलोग्राम है। 2030-31 नीति हमारे यहाँ चल रही है इस्पात को लेकर के, और इसको बढ़ाना है, इसको 158 किलोग्राम तक ले जाना है। और भारत को 2025-26 तक स्टील का शुद्ध निर्यातक देश बनना है। और हमारे यहाँ जो नई राष्ट्रीय इस्पात नीति चल रही है वो 2017 चल रही है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। उसके पहले आपको जानकारी दे दें, यदि आप जनरल मैनेजमेंट और एमपी जो हमारे यहाँ व्यापम के एग्जाम होने वाले हैं ग्रुप 2 पार्ट 4 के, तो उसमें आप इंग्लिश वीडियो कोर्सेस लेना चाहते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट का हो या इंग्लिश का हो, इसके साथ चल रहे हैं ऑफर, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में पहला जो प्रश्न है वो आपके लिए ये रहा कि निम्न में से कौन स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है। नो एंड वन ओनली मध्य प्रदेश है, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में अभी क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं श्री इंदर सिंह परमार, इन्होंने 8वीं और 9वीं में अभी भी इनके लिए क्या किया है, एक बुक लॉन्च करी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा। और ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का जो राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड है इसके द्वारा जो संचालित स्कूल है, जो 53 स्कूल है, वहां पर इस विषय को प्रारंभ किया गया और इसकी जो शुरुआत करी गई है वो 8वीं और 9वीं क्लास से स्टार्ट करी गई है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश क्या है, इसके पहला राज्य है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 में। मध्य प्रदेश पैक्स यानी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का कौन सा राज्य है। तो ये देश का स्वाभाविक है पहला राज्य है, जहां पर हमारे यहाँ जो कृषि सहकारी समितियां हैं, जो हमारी बैंकिंग है, कृषि सहकारी समिति, आप मतलब पूरा का पूरा उसको क्या कर दिया है कि वहां पे जितनी भी दुकानें संचालित हो रही हैं जहां पर खाद मिलते हैं, ठीक है, पीडीएस की जो शॉप है वो सभी की सभी क्या कर दी गई, कंप्यूटराइज कर दी गई है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है। वर्तमान में भी हमारे यहाँ बात करी जाए सहकारिता मंत्री कौन है, तो डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। 7वीं विश्व युवा अंतरराष्ट्रीय ब्रिज प्रतियोगिता में सुश्री कल्पना गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है। वो जीता है उन्होंने स्वर्ण पदक। अभी क्या है, ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ इनकी मुलाकात हुई है और साथ में इन्होंने वृक्षारोपण भी किया है। तो ये रहने वाली कहाँ की है, ये रहने वाली खरगोन की है। और इन्होंने जो इटली में अंतरराष्ट्रीय ब्रिज प्रतिस्पर्धा थी, इंटरनेशनल ब्रिज कंपटीशन था, वहां पर स्वर्ण पदक जीता है। जब इन्होंने सिंगल में, यदि बात करी जाए डबल की, तो इन्होंने क्या विद्या पटेल के साथ मिलकर के रजत पदक जीता है। कल्पना के साथ जब विद्या पटेल, इन दोनों ने जब डबल्स में गए थे तो इन्होंने रजत पदक जीता है। और ये दोनों आज मुख्यमंत्री जी के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। राष्ट्रीय कबीर सम्मान में कितने रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। ये बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दी गई है। और आज ही मध्य प्रदेश के जो संस्कृत विभाग है, 2021 के जो राज्य शिखर सम्मान है उनकी घोषणा करी गई है। ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृत विभाग है इसके द्वारा दिए जाते हैं। और ये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कला संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में, साथ में संगीत के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनके लिए दिए जाते हैं। तो राज्य स्तर के जो सम्मान थे वो ये थे, वो सभी को मिले। यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है, ठीक है। हिंदी साहित्य के लिए डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे को मिला है, बाकी का आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है, वहां से आप इसको अपने करंट अफेयर्स में अपडेट कर सकते हैं। आप सभी कलाकार जो होंगे, जब राज्य स्तर का सम्मान दिया जाएगा तो सभी को 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
ध्यान रखने वाली बात आपको राष्ट्रीय स्तर के सम्मान की है, जिसमें इसमें अलग अलग पुरस्कार के लिए अलग अलग राशि दी जाती है। कई बार पुरस्कारों की राशि पूछ ली जाती है, लेकिन कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय कबीर सम्मान, जो इसका सबसे ज्यादा सम्मानित करने वाला पुरस्कार है। सबसे ज्यादा राशि इसी में दी जाती है, 3 लाख रुपए की। ये इस बार जो दिया गया है हटा के डॉक्टर श्याम शंकर दुबे हैं उनको दिया गया है। दूसरा इकबाल सम्मान भी फेमस रहता है। और तीसरे नंबर पे आपका नानाजी देशमुख सम्मान आता है, जिसमें डिंडोरी की जो जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल को दिया गया है। वहीं पर हिंदी सेवा सम्मान दिया गया है। ठीक है। बुढ़ाकर मूल्य सम्मान दिया, फादर कामिल बुल्के सम्मान कई बार पूछा गया है कितनी राशि दी जाती है, तो यहाँ पे याद रखें कि ये विदेशियों को दी जाती है, तो डेनमार्क के डॉक्टर हाइंस वेंडर वेस्लर हैं, इनको दी गई है। तो ये भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपनी जो करंट अफेयर्स की आपकी बुक हो या एमपी की बुक हो, वहां पे आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ, जो हमारा आखिरी प्रश्न है। जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजू सिंह ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है रजत पदक। आप सभी को जानकारी है कि भोपाल में नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता चल रही है और ये 12 से 25 दिसंबर तक चलने वाली है। तो भोपाल में हमारे एकेडमी की, मध्य प्रदेश एकेडमी के जो खिलाड़ी है राजू सिंह, इन्होंने रजत पदक हासिल किया हुआ है। ये है। ठीक है। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, चौमुखनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। काफी सारे लोगों ने इस पे डिटेल शेयर करी है। आप सभी लोग, मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल उसकी शेयर नहीं करूंगा। करंट अफेयर्स के पिछले दिनों के नीचे डिटेल्स में जाएं, वहां पर हमारे सभी साथी, आप सभी के साथी काफी सारी डिटेल शेयर करते हैं, तो आप उनको एक बार पढ़ लें। इसके बारे में एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और बार बार कह रहा हूँ और लगातार कहता रहूंगा कि एडीपीओ का पेपर एक बार डाउनलोड करके मध्य प्रदेश का जो फर्स्ट पेपर है इसको पढ़ लें। इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि चाहे वो करंट के क्वेश्चन हो, बजट के क्वेश्चन हो, एमपी का जीके हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, जो सभी के सभी प्रश्न आए हैं उनका स्तर क्या रहा है, आपको एक अनुमान लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि केवल एमपीपीएससी में, व्यापम में भी बहुत सारे आपको सरप्राइज प्रश्न मिलने वाले हैं। हालांकि एक जो पेपर में आया है, न्यूज पेपर में मैंने भी आज कहीं पे पढ़ा है कि उसमें इंदौर की जो कांग्रेस शाखा थी उसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। ठीक है। आप इसको एक ये बहुत ज्यादा ये उसको लेकर के लोड मत लीजिए कि कल से सभी शाखाओं के कांग्रेस अध्यक्षों के नाम रटने शुरू कर दिए। आप यदि 50 प्रश्न के पेपर पे एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको वहां पे 5 से 6 प्रश्न हमेशा सरप्राइज वाले मिलेंगे। इनसे ना तो किसी का सिलेक्शन होता है, ना तो इनसे किसी का सिलेक्शन रुकता है। इसी प्रकार से जब आप 100 एमसीक्यू के पेपर देने जाएंगे तो आपको वहां लगभग 6 से 7 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि पूरी तरह से सरप्राइज होंगे और आपको लगेगा कि क्या पूछा, ये कहाँ से पढ़ लेते। इनके पीछे पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा सिर्फ सरप्राइज करने के लिए होते हैं। उनको लेकर के आप परेशान मत होइए, अखबारबाजी में बहुत ज्यादा मत जाइए। एक प्रश्न था यदि ये था, लेकिन बाकी के उसके कारण आपके 45 प्रश्न खराब नहीं थे। आपको इसमें जो सिलेक्शन मिलना है, यदि आप 100 पेपर पे आप 80 मार्क लेकर के आ रहे हैं, यानी आपके 80 प्रश्न सही हो रहे हैं, 6 प्रश्न सरप्राइज वाले हैं, तो आप ये बताइए फिर आप सिलेक्शन से बाहर क्यों? कट ऑफ तो इतना भी नहीं जा रहा है। इतने आपके 20 प्रश्न तो सरप्राइज करने वाले नहीं आए थे। बजट में भी उसने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं यदि देखा जाए तो इन सब चीजों को लेकर जो अखबारबाजी चलती है, एक प्रश्न दो प्रश्नों के पीछे, इनके चक्कर में मत पड़िए और पीएचडी करने मत बैठ जाना। 2 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन आप लोग एक बार पेपर देखिए। पेपर बहुत ही बेहतरीन आया था। योजनाओं में से आया था, प्रसूति योजना का जो श्रमिकों के लिए चल रही है, उसमें उन्होंने पूछा था कि बहुत ही अच्छी कितने उसमें बच्चों के लिए दी जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से जो करंट अफेयर्स के हो या योजनाएं हो या जो हमारे इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न हो, उसमें काफी डीप में जाकर के प्रश्न पूछ रहा है, तो आप पेपर उसका देख लेंगे। चलने से पहले आज का प्रश्न आप सभी के लिए, विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किस जिले के केले का चयन ओडीओपी के अंतर्गत किया गया है? ओडीओपी के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इंदौर के, जबलपुर के, आगरा मालवा के या बुरहानपुर के केले हैं जिनको ओडीओपी में सम्मिलित किया गया है, उसकी सरकार के द्वारा मार्केटिंग भी की जा रही है। जब वो जिला आपको मिल जाएगा तो उस जिले के बारे में आपको 4 बातें बतानी है। जिनके आंसर राइट होंगे उनके एग्जाम गुरुजी लाइक देगा, जिनके आंसर अच्छे होंगे और लगातार अच्छे आंसर वो हमारे मित्र दे रहे हैं और मैं उनसे बहुत आसान्वित हूँ कि वो परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो उनके आंसर्स को एग्जाम गुरुजी हाथ दे देता है। आप डिटेल्स वहां पर पढ़ लेंगे और साथ में आप पढ़ने के बाद उनको लाइक जरूर करेंगे और थैंक यू बोलेंगे लाइक देने के बाद।
हमारी और आपकी मुलाकात कल के करंट अफेयर्स में होती है। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें कि करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करना नहीं भूलेंगे। और भी यदि आपके कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट करके दे सकते हैं। तब तक के लिए